नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और वो 2 दिन यानी 6 शिफ्ट के माध्यम से उसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो यानी 17 और 18 की बात करें, यानी एक दिन में 3 शिफ्ट के माध्यम से पेपर कराया गया है। तो साथियों 17 अगस्त को जितनी भी शिफ्ट हुई है, यानी हम आज साइंस की और जीके की बात करेंगे खास करके। तो यानी साथियों अगर एक शिफ्ट की बात करते हैं तो एक शिफ्ट में आपको कितने क्वेश्चन टोटल आओ साइंस और जीके की देखी जाए तो साइंस और जीके से कितने क्वेश्चन देखने को मिले, हमें टोटल 45 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एक शिफ्ट से 45 और एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखने मिले हमें 135। तो साथियों जैसे कि आपको बताया कि 135 क्वेश्चन हम एनालाइज करने वाले हैं। यानी आपको देखो एक मैथ का जो और रीजनिंग का जो पैटर्न होता है वो फिक्स होता है। यानी अगर आपने मैं मान के चलता हूँ 2019 में जो फॉर्म निकले थे और आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मैथ और रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन साइंस और जीके में थोड़ा क्या होता है, उनका जो अलग होता है, उनके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। इस शिफ्ट के मतलब इनका एनालाइज करोगे तो मुझे लगता नहीं कि अगर आप इनका एनालाइज करने के बाद आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो 45 क्वेश्चन में से आप 25 या 30 प्लस अप्रोक्स नंबर ला सकते हो। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी MCQ वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो साथियों आज की वीडियो इस खास क्यों है, जैसे आप साथियों दाएं जैसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, अभी तक क्या है कि बाएं हाथ के नियम से अक्सर करके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जो अंगूठा है वो कौन सा इंगित करता है, और उंगली की भी बात करता है, यानी कौन सी धारा जो होती है। तो साथियों फ्लेमिंग का जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम शिफ्ट में पूछे गए हैं। लेकिन क्या होता है कि साथियों जैसे बाएं हाथ और दाएं हाथ को मैं बिल्कुल आपको एजिटिक एनिमेशन के साथ समझाऊंगा और आपको जैसे चित्र देखोगे ना फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नेम और दाएं हाथ का नेम के जैसे चित्र देखोगे तो आपको अक्सर करके और ज़्यादा रिपीट होगा, क्योंकि आपके माइंड में वो छवि छप जाएगी या चित्र छप जाएगा कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नेम अंगूठा क्या किधर होता है, उंगली किधर होती है, बाकी का कौन किससे दर्शाता है। ठीक है ना। तो साथ ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आपको 135 प्रश्नों के समझ में कुछ आएगा। ठीक, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है तभी आपको समझ में आएगा। चलिए साथियों टाइम वेस्ट किए हुए आपके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि साथियों जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सभी के ऑथेंटिक क्वेश्चन है, यानी 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तो तीनों की बात करते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुई। यानी पंचायती राज है तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लागू हुई थी, तो वो कौन सा है, राजस्थान में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकता है। तो साथियों TCS क्या होता है कि जो पेपर लंबा चलने वाला है तो TCS क्या करता है क्वेश्चनों को रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो साथियों अगर आप इन क्वेश्चनों को मैं बोल के चलता हूँ क्वेश्चनों को एनालाइज करोगे और बार बार रिवीजन करोगे तो मैं बोल के चलता हूँ तो जो 45 नंबर का पोर्शन होता है साइंस और करंट अफेयर को मिला के, तो मैं बोल के चलता हूँ आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कर अभी सकते हैं जब आप अच्छे से एनालाइज करोगे, अच्छे से रिविजन करोगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन तो लिखा है, क्वेश्चन के साथ मैंने अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रखी है क्योंकि आगे भविष्य में आने वाले जो शिफ्ट है उनमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, देखो आगे क्या है कि त्रिस्तरीय पंचायती का गठन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो पंचायती राज का गठन कौन सी सिफारिश पर हुई थी, तो एक हमारी जो समिति होती है वो कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति, जिसको पंचायती राज का गठन हुआ। ठीक है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1930 में नमक कर से संबंध कौन सा आंदोलन था। तो साथियों उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से एक दांडी यात्रा हमारा राइट आंसर था, जिसमें से कौन सा 1930 में नमक कर आंदोलन से संबंध था। ठीक है, और साथियों उसमें कुछ क्या है कि जैसे 12 मार्च 1930 उसमें क्या था, दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी, वो कब से कब तक थी, 6 अप्रैल 1930 से, और कितने किलोमीटर चली थी, 385 किलोमीटर, और कहाँ से चली थी, साबरमती से दांडी मार्च यात्रा था। ठीक है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांस लेने के लिए वायु का आदान प्रदान करने के हेतु फेफड़े का कौन सा
अंग सहायता करता है। जैसे हम सांस लेते हैं वायु के माध्यम से, जैसे आदान प्रदान करते हैं, तो फेफड़े का कौन सा आदान प्रदान करता है, कौन सा सहायक अंग होता है, तो कौन सा होता है, श्वास नलिकाएं। जैसे हमारे अंदर को एक नलिकाएं होती है जिसके माध्यम से सांस लेते हैं तो वायु का आदान प्रदान करता है, अंदर और बाहर लेते हैं तो किसके माध्यम से, श्वास माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था। जैसे एक आवर्त सारणी होती है उसमें से एक न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया। उसमें से पूछा है कि प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था, तो प्रथम था हमारा हाइड्रोजन और अंतिम तत्व कौन सा था, अंतिम तत्व हमारा थोरियम था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, तो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, ये भी आपको याद करना। ठीक है, आगे चलते हैं कि न्यूलैंड आवर्त सारणी का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, यानी न्यूलैंड के द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई तो वो किस आधार पर थी, तो ये परमाणु द्रव्यमान पे थी। देखो न्यूलैंड हुआ, डोवे रायनर हुआ, तो ये दोनों का परमाणु द्रव्यमान था, लेकिन जो मोजले ने दिया था वो परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान वो मेडलीफ, मोजले और न्यूलैंड इन्होंने दिया था, लेकिन मोजले ने किसके दिया था, मोजले ने आपको परमाणु क्रमांक पे दिया था, यानी परमाणु भार बोल सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे चलते दोस्तों कि आवर्त सारणी की सारणी मोजले ने परमाणु क्रमांक, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको ऐड कर रखा है, जो आधुनिक आवर्त सारणी हमारी मोजले के द्वारा दी गई वो किस पे आधारित थी, परमाणु क्रमांक पे आधारित थी। ठीक है, दोनों ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम में आपको एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये क्या था, एक्यूरेट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म थी। तो साथियों ये दो बार आपको जो फुल फॉर्म है दो बार रिपीट हो चुकी है, 117 की इससे पहली शिफ्ट में और 118 की सेकंड शिफ्ट में ये एड्स की फुल फॉर्म दोबारा रिपीट हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ का पानी पिघलकर जमीन के रिसव हो जाता है, यानी जमीन के अंदर चला जाता है। जैसे बोलते हैं जैसे बारिश पड़ती है तो बारिश में क्या होता है, जैसे पानी होता है ऊपर से पड़ता है तो जमीन उन्हें रिसाव कर लेती है, यानी सोख लेती है। तो वो कौन सी रिसाव होता है, उसे कहते हैं अंतः स्पंदन, यानी इनफिल्ट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप देख लें। अब जो अगर आपने एनसीईआरटी 10th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपने एमसीक्यू माध्यम से साइंस कंप्लीट की है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो साथियों मैं आपको जो एग्जामिनर है साइंस के पोर्शन बना रहा है, साइंस के क्वेश्चन बना रहा है, वो एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रदूषण संकेत के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जैसे साथियों आपको 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से क्या होता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रदूषण संकेत के लिए कौन जिम्मेदार होता है। उसमें से देखो ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, एक तो लाइकेन होता है, एक शैवाल होता है। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में दिया होगा, इन दोनों में से एक आपको ऑप्शन चूज करना था। लाइकेन और शैवाल दोनों ही ऐसे वो हैं जो प्रदूषण को संकेत स्वच्छ रखने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उसके समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, 2 क्रमागत सजातीय श्रेणियों के आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है। तो साथियों हमें देखो आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछला भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा था, ये भी हमारा आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा है, यानी आवर्त सारणी से टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन था अभी अब तक हमें देखने को मिले हैं। तो साथियों 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी होती है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है CH2 यानी CH2 यानी 12 + 2 यानी 14 होता है, यानी 2 क्रमागत सजातीय श्रेणियों का आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है, वो 14 होता है। तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरियार नदी, ये पेरियार नहीं है, पेरियार नदी है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो हमारी जो पेरियार नदी है किस राज्य में बहती है, केरल राज्य में। और कौन सा बांध पे, पेरियार नदी पे ही बहती है। ठीक है ना, इस पे पेरियार नदी पे एक और बांध है, पेरियार बांध। ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है। आगे चलते अगले क्वेश्चन, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर
परमाणु त्रिज्या क्या करती है, वो हमारी परमाणु त्रिज्या घटती है। जैसे हम आवर्त सारणी से बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या हमारी घटती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारी बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या से आपको याद करना है, अगर परमाणु त्रिज्या में ऊपर से नीचे की तरफ बोले तो ऊपर से नीचे की तरफ हमारी बढ़ती है, अगर बाएं से दाएं बोले तो परमाणु त्रिज्या हमारी घटती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि चलो लोक्यू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा चलो लोक्यू त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, वो हमारा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो साथियों जो त्यौहार हुए वो जो 2022 में लेटेस्ट में हाल ही में मनाए गए, उन त्योहारों पे आपको विशेष याद करके ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, उसका अर्थ क्या है। यानी जैन धर्म से एक है, जैन धर्म में एक जीन का शब्द था, उसमें जैन धर्म से जीन शब्द निकला है। तो जीन का अर्थ क्या था, तो जीन का अर्थ था विजेता। तो ठीक है, देखो हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा उसको घुमा के पूछा गया, ठीक है ना। तो मैं बोल के चलता हूँ कि अगर आपकी शिफ्ट में आपने अगर 500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो मैं मान के चलता हूँ 10 या 20% बच्चों का इसका आंसर दिया होगा, और वो बाद बाकी का किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि थोड़ा ये डीपली चला गया, ठीक है ना। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो साथियों देखो, एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, उसका नाम बदला गया 2021 में। उसका नाम क्या था, पहले राजीव गांधी खेल रत्न, बाद में क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। तो कब किया गया था, 6 अगस्त 2021 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो ये भी चलना है। ओम का नियम क्या है, यानी ओम का नियम क्या है, ओम बराबर है V बराबर I आर। तो ये भी आपको याद करना, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस विलेन का प्रयोग होता है। जैसे हमारे फोटोग्राफी होते हैं, फोटोग्राफी में देखो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में जो फोटोग्राफी होती है, जैसे पिक्सल होती है उसे ब्लैक करने का, वाइट करने का, तो उसमें किस विलेन का प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो दोनों ही तरह से आपको क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो साथियों उष्णकटिबंधीय वो जो सदाबहार वन है, वो जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय बांध सदाबहार पाए जाते हैं। तो साथियों देखो हमारा उसमें ऑप्शन था एक केरल, तो केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत से छात्र क्या है, उन्हें राजस्थान ऑप्शन ला के हैं। राजस्थान में क्या होता है साथियों, सबसे कम बारिश होती है राजस्थान में, तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय सदाबहार तो वन पाए नहीं जा सकते। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। तो किसका सौंपा है, ये प्रदीप कुमार मोहती, इसको लोकपाल का अतिरिक्त भार सौंपा है, ठीक है। किसने सौंपा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्यूज में उपयोग होने वाले तार पतला और लंबा क्यों होता है। जैसे हमारा बल्ब होता है, जो फ्यूज बल्ब होता है उसमें तार का पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है, तो उसमें उच्च प्रतिरोध और कम गुणांक होता है। उसका क्या होता है, उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक होता है, इसलिए उसे पतला और लंबा बनाया जाता है, ठीक है। देखो साथियों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस पर। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर की होगी तो मैं मान के चलता हूं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साथियों अभी क्या था, 17 और 18 की तारीख को जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्या था, न्यूमेरिकल बेस पर क्वेश्चन बहुत देखने को मिले, या मैं बोल के चल ना कि मात्र एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया होगा और सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर पूछा गया होगा, और अभी तक अभी न्यूमेरिकल पूछे नहीं गए हैं। तो आने वाली जो शिफ्ट हैं मैं आशा करता हूं उनमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्योंकि टीसीएस है, टीसीएस का कोई भरोसा नहीं है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि कशेरुकियों के लिए लीवर एसईआर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारे कशेरुकी होते हैं, एक तो होते कशेरुकी कौन होते हैं साथियों, तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और किस रीजन से होना चाहिए। और तो साथियों क्वेश्चन में हमें बोला है कि कशेरुकी के लिए लीवर, सबसे पहली बात होनी चाहिए आपको कशेरुकी के बारे में होना चाहिए। तो कशेरुकी किसे बोलते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो। यानी जैसे अगर हम मानव के एग्जाम्पल लेते हैं तो मानव के अंदर मानव क्या है, कशेरुकी है, क्योंकि उसके अंदर एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी होती है जहाँ सिर से होती है सीधे एक पीठ में होती है, सी ना जो होती है। अब उसमें क्या होता है कि जो लीवर एसईआर में क्या महत्वपूर्ण निभाता है, तो क्या महत्वपूर्ण निभाता है, विष और औषधियों का विषहरण करने के लिए।
तो जो लीवर में SCER में क्या महत्व निभाता है, तो विष और औषधियों का जो विषहरण करने के लिए महत्व निभाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लोर क्षार प्रक्रिया है। देखो अब क्षार और अम्ल दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो साथियों ये क्या है हमारी, देखो क्लोर क्या एल्काइन है, यानी एल्काइन हम किसे बोल सकते हैं, क्षार बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 2Na + 2H2O। उसके बाद क्या देखो ये हमारी एक रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, इसे हम बैलेंस करवाने की बोलता है। तो साथियों मैं एक वीडियो आपको 15 या 10 मिनट की एक वीडियो होगी, उसमें क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शन आ रही हैं उन्हें बैलेंस कैसे किया जा सकता है, तो बैलेंस करने के ऊपर मैं आपको 10 या 15 मिनट में आपको सिखा सकता हूं। और मैं बोल के चलता हूं अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी तो केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस करने के लिए आती है वो कभी गलत नहीं होंगी। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो हम तुरंत लेके आएंगे। और मुश्किल से 15 या 20 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा केमिकल बैलेंस करना सिखा दूंगा कि केमिकल रिएक्शन कहाँ से बोलते हैं, कितनी ही बड़ी अभिक्रिया आ जाए। ठीक है, आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों कि 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा विकसित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यानी DRDO के द्वारा एक पूर्ण विकसित स्वदेशी मिसाइल बनाएगी, तो वो मिसाइल का क्या नाम था, प्रलय मिसाइल। क्या नाम था, प्रलय मिसाइल। तो दोस्तों करंट अफेयर 2021 से भी पूछी जा रही है, तो यानी आपको 1.5 साल की कंप्लीट करंट अफेयर करनी होगी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन था कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं में दिए गए हैं। यानी हमारा जो बाल साहित्य है वो कितनी भाषाओं में दिए गए, तो 22 भाषाओं में दिए गए, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन। देखो साथियों बाल साहित्य से मैंने अपने द्वारा अलग से फैक्ट ऐड किए हैं। तो क्या ऐड किए हैं, यानी अब जब बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 तो किसको मिला है, 20 भाषाओं को दिए गए। तो ये कौन सा था, देखो साथियों बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं को दिए गए, 20 भाषाओं को दिए गए। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं को दिए गए, 20 भाषाओं को दिए गए। ठीक है, और वहीं बात करते हैं अंग्रेजी में किसे मिला है, नमिता गोखले को। उसकी थीम क्या थी, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ठीक है ना। और आगे चलते हैं हिंदी में किसे दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। वहीं अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया है, मेघा मजूमदार को दिया गया है। तो साथ ही तीनों ही आपको याद करना है, क्योंकि देखो बाल साहित्य से आ गया है, आगे हमें नहीं पता किससे आ जाए, साहित्य अकादमी से ही आ जाए। ठीक है ना, तो यह भी आपको जानना है हिंदी में किसे मिला है, अंग्रेजी में किसे मिला है, तो ये भी आपको दोनों याद करना है। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय संबंध आंकड़े कौन संस्था जारी करता है। जैसे हमारी राष्ट्रीय आय होती है तो उसके आंकड़ों को कौन जारी करता है, तो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। किसको, जो हमारी राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को कौन संतुलन करता है। तो साथियों देखो केमिकल रिएक्शन का ये दोबारा आ गया, बैलेंस करने के लिए आ गया। तो यहाँ पे बैलेंस कैसे करते हैं, तो मैं आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप बोलो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि सर हमें केमिकल रिएक्शन की एक वीडियो चाहिए जो बैलेंस कर सके। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 + 6H2O। उसके बाद केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, C6H12O6 + O6O2। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन का राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि वी आनंद नागेश्वर किस स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। जो हमारे वी आनंद नागेश्वर हैं किस स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए, तो किस पे किए गए, के सुब्रमण्यम। कौन है वो, के सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद संविधान में वर्णित है। यानी हमारा जो आपातकाल है तो वो कौन सा आर्टिकल है जो संविधान में वर्णित है, तो कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद 352, 356, 360 को छोड़कर। यानी यहाँ क्या होता है, देखो अनुच्छेद 352 में क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय आपातकाल होता है। जैसे बोलते हैं क्वेश्चन में आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप याद करना। ठीक है, 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। वहीं 356 की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन 356 से संबंध है। 360 से क्या है, वित्तीय आपात। तीनों ही आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों डॉट के कारण बनता है। तो किसके कारण बनता है, वो अपवर्तन के कारण
बनता है। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि विद्युत मोटर में कुंडली के अर्थ और उसके बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमण कौन करता है? तो विभक्त वलय करती है, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 2022 में कौन सा अभिभूति पूर्व अभियान शुरू किया है? तो कौन सा किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किया है। तो कन्या शिक्षा उत्सव पेश किया, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले भारत की पहली रेसलर बनी है? तो कौन सी रेसलर बनी है? अंशु मलिक हैं। वो कौन? अंशु मलिक हमारी राइट आंसर हो जाएगा। अंशु मलिक क्या? अंशु मलिक ने एक हमारा रेसलर में सिल्वर जीता है। तो किस में जब वर्ल्ड, ये अंशु मलिक किससे संबंध है? वो हमारी कुश्ती से संबंध है। तो इनका संबंध भी आपको याद करना है, ठीक है ना। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि जब प्रकाश वक्र केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरणें के मध्य कितनी डिग्री कोण बनता है? देखो 0 डिग्री कोण बनता है। तो साथियों देखो आपतिकरण और परावर्तन क्या हो सकता है? देखो मैं यहाँ पे एक आपतन कोण, अगर साथियों कोई आपतन कोण 90 डिग्री से आ रहा है तो कितनी पे जाएगा? 90 डिग्री, यानी अगर सीधा 90 डिग्री से आ रहा है तो सीधा ही अपने माध्यम में चला 90 डिग्री चला जाएगा। साथियों अगर 45 डिग्री आ रहा है तो 45 डिग्री से ही माध्यम में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्दे पर बनी गई छाया प्रति किस प्रकार की होती है? जो हमारा पर्दे पर एक छाया बनती है तो वो प्रति किस प्रकार की होती है? वास्तविक छवि होती है। कौन सी होती है? वास्तविक छवि। जैसे आप लाइट में जाओ और एक पर्दा लग रहा होगा तो पर्दे के ऊपर आप देखना कि आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक छवि बनेगी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि दिए गए समय को संतुलित करना है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से फर्स्ट शिफ्ट में तीसरा क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन ये बैलेंस करने के लिए। तो साथियों मैं बोल के चलता हूँ केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, जैसे हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कंप्लीट करके जाना। अन्यथा आपके मैं बोल के चलता हूँ 25 नंबर का साइंस का पोर्शन है वो आपके लिए 22 ही नंबर का रह जाएगा, ठीक है। इसे तो ये क्या बोलता है? Fe2SO4 ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन दे रही है, उसे संतुलन करने के लिए FeO प्लस SO प्लस SO3 ये क्या है? अब इसका सही संतुलन कैसे होगा? Fe2SO4 3 डॉट उसके बाद Fe2O2 प्लस SO प्लस 2SO3 ये हमारा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। साथियों अगर आप बोलते हो बैलेंस करने के लिए मैं इनके ऊपर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और वो ऐसा कॉन्सेप्ट होगा आज के बाद आपको केमिकल रिएक्शन या बैलेंस करने के लिए कहीं से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कमेंट जरूर करना है तभी आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यूज तार किससे बना होता है? जो हमारा फ्यूज तार होता है उससे वो किससे बना होता है? तो फ्यूज तार हमारा टिन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। देखो ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है तो मुझे ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री और जो बायो से कम देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के हम 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी क्या होता है? अभी फ्यूज तार भी हम देख चुके हैं। इससे पहले भी एक उच्च गलनांक यानी बल्ब का जो तार पतला और लंबा कैसे होता है वो क्वेश्चन भी देखें। यानी हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री कितने पाएंगे? अभी 6 या 5-7 पाएंगे, ठीक है ना। और केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन कभी बहुत रेयर केस में 7-8 पूछ रहे नहीं, 4 या 5 तक पूछता है। लेकिन अभी उल्टा कर रहा है, TCS है, TCS एग्जाम को हार्ड बना के चल रहा है, ठीक है ना। तो फ्यूज तार किससे बना होता है? टिन और सीसा मिश्र धातु का बना होता है। साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। अब हमें टेलीग्राम यहाँ पे फेसबुक और टेलीग्राम और यूट्यूब पर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि देशांतर और अक्षांतर रेखाएं भिन्न को बताएं। यानी देशांतर हमें देखो 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से देशांतर और अक्षांतर रेखाएं हमें उनमें से एक भिन्न बतानी है, ठीक है। आगे चल दोस्तों अगले क्वेश्चन के अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर होती है, और वहीं क्या है देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों से मिलाने वाली रेखाएं होती है, और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश से रहकर बीच की करीब 111 किलोमीटर का फासला होता है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको इनमें से एक टिक करना था, ठीक है। वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो कौन सा प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो साथ ही नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है या फॉर्मूला बोल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को बार बार कहीं आप किसी को बताओगे या किसी को लिखोगे 4 या 10 बार, तो आपको तभी आपको याद होगा। क्योंकि ये आपको फैक्ट चीज़ें, अगर या 2 या 3-4 बार आप इनको नहीं देखोगे या रिवीजन नहीं करोगे, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको याद नहीं हो तो कहीं से गूगल सर्च करके और कहीं से देख के नीचे कमेंट करना, 4 या 5 बार अपने मन में बोलना, रिवीजन करना, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? हमारा जो धुआं है उसमें प्रकाश किसके कारण दिखाई देता है? तो टिंडल प्रभाव के कारण जो धुएं में प्रकाश दिखाई देता है, किसके कारण? टिंडल प्रभाव के कारण। तो आपको इन बार बार रिवीजन करने से आपको ये याद हो जाएंगे और भूलोगे नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकल और वक्र केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये हमारा अवतल लेंस से आ गया। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्र के केंद्र के बीच रखी हुई है। ठीक है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? वक्र केंद्र से परे, यानी वक्र केंद्र से दूर बनेगा। और कैसा बनेगा? उसकी इमेज कैसी होगी? वास्तविक उल्टा और भरा होगा। क्या होगा? वास्तविक उल्टा और भरा होगा। ठीक है, आपको याद करना है। साथियों देखो यहाँ पे क्या था, टोटल 45 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहली शिफ्ट 17 अगस्त को जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था, मॉर्निंग की शिफ्ट में 45 क्वेश्चन का हम एनालाइज कर चुके हैं। अब 17 अगस्त की इवनिंग की शिफ्ट आ गई। ठीक है ना, यहाँ और 17 अगस्त की सेकेंड इनिंग में क्या था, आगे चलते। नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंध है? देखो अब जो नवरोज उत्सव है तो कौन से धर्म से संबंध है? वो पारसी धर्म से संबंध है। तो देखो उसमें क्या आता है, कभी कभी नवरोज उत्सव है, उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है वो भी पूछ लेता है, किस धर्म से संबंध है वो भी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो नवरोज उत्सव है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ज़रूर करना है, क्योंकि आपको तभी याद होगा। आने वाली शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नवरोज उत्सव है कौन से राज्य में मनाया जाता है? ठीक है ना, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? जो हमारा मानव विकास सूचकांक है 2020 में, साथियों देखो सूचकांक से 2020 से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है सूचकांक से। तो 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 131वां। तो जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम और यूट्यूब पर तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अमरकंट की पहाड़ियाँ कौन से नदी से निकलती हैं? हमारी जो अमरकंट की पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी नदी से निकलती हैं? तो हमारा सोम नदी आंसर हो जाए। देखो उसमें 3 ऑप्शन थे, सोम नदी, नर्मदा नदी और महानदी। तीनों में से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जब बताना है कि जो हमारे अमरकंट की जो पहाड़ियाँ निकलती हैं वो कौन सी नदी से निकलती हैं। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा अपरदन रोकने के क्या सही रहेगा? हमारा जो मृदा अपरदन है वो रोकने के लिए क्या सही रहेगा? यानी ये क्या कह रहा है, सीटी नुमा खेती करना या वृक्षारोपण? देखो सीटी नुमा भी एक वृक्षारोपण ही है। अगर आप जितना ज़्यादा वृक्षारोपण करोगे तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य सरकार ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधित विकार को दूर करना और उन्हें ठीक करने की मदद के लिए आयु ऐप स्वास्थ्य कल्याण ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वो हमारा कर्नाटक है। यानी देखो ऐप जारी कौन करता है, किस राज्य ने जारी किया, ये भी आपको याद करना है। यानी ऐप किसके राज्य से द्वारा और किस राज्य के द्वारा कौन से ऐप लॉन्च किए गए यानी जारी किए गए, वो भी आपको याद करना है। ठीक है, उन्हें 2-3 बार आप रिवीजन करके जाना अगर आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन म्यूजियम एक्ट कब पारित हुआ? हमारा जो इंडियन म्यूजियम एक्ट है वो कब पारित किया था? 1910 में। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों भारत की राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? हमारे जो राष्ट्रीय आय है, भारत की राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसके द्वारा आकलन की गई? तो किसके द्वारा आकलन की गई? दादा भाई नौरोजी। कब की गई थी? 1876 में। किसमें? 1876 में। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। तो कितनी थी? ये हमारी 180076, इतनी हमारी राष्ट्रीय आय थी। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? हमारी जो हाजी अली दरगाह है वो कहाँ पर है? मुंबई वर्ली तट पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद
269 एक किससे संबंध है, वो हमारा जीएसटी से संबंध है। तो साथियों देखो जीएसटी से क्वेश्चन बन चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ कि जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ था, ठीक है ना, ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जीएसटी दिवस भी आपको बताना है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, और उसके बाद जीएसटी कब लागू हुआ था, तो ये भी आपको सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था और कब लागू हुआ था, ये तीनों ही नीचे कमेंट बॉक्स में तीनों ही आंसर देने आपको, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि अनुच्छेद 51A किस संबंध है। हमारा जो अनुच्छेद 51A वो किससे संबंध है, मौलिक कर्तव्य संबंध है, और कौन से भाग में, 4 भाग ए में हमारा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ तो राज्य और उससे संबंधित आधिकारिक भाषा असंगत चुनिए, यानी हमारा जो राज्य और उससे संबंधित आधिकारिक भाषा है असंगत चुनिए। हमारा जो केरल यानी कन्नड़ है, वहीं कन्नड़ भाषा कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है। हमें जो गलत छांटना था उसमें एग्जाम में क्या था, 3 आपको ऑप्शन दिए गए थे, 3 सही 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से 3 सही थे, 1 गलत था। गलत कौन सा था, वो आधिकारिक भाषा केरल की कौन सी भाषा है, केरल की हमारी आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। क्या है, केरल हमारी कन्नड़ भाषा है, वो केरल की नहीं है, वो हमारी कर्नाटक राज्य की है, ठीक है ना। तो यही उसमें गलत था और असंगत छांटना था, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। महारत्न कंपनी जेल के मध्य प्रदेश के शहर में ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण के एक संयंत्र का स्थापित करेगी, तो गुना में, गुना का हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये हमारे बेल आइकन प्रेस कर लें, घंटी बोलते हैं इसे, घंटी दबाना ना भूलें, ठीक है। साथियों आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम और यूट्यूब, तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं, आपको जहां मन करे वहां कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है, कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी एमसीक्यू वहाँ पे नीचे हमने पिन कर रखी है, वहाँ से ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। हमारा जो संगाई हिरण है किस राज्य का राजकीय पशु है, वो हमारा मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन। मानसी राज किस पहाड़ियों पर स्थित है। मानसी राज हमारे किस पहाड़ियों पर, खासी हिल्स का हमारी मेघालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में, हम तो वहाँ पे क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, वो हमारा हरियाणा हो जाएगा। और साथियों सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा था 2022 के अनुसार, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा था, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही आपको क्वेश्चन देखने हैं। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में, हरियाणा में। सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार। दोनों ही आपको क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं, आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन था, कोपरा का फुल फॉर्म क्या है। हमारा कोपरा का फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारा कोपरा का फुल फॉर्म है, ठीक है। देखो फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जा रहे, क्योंकि देखो 2 शिफ्ट हो चुकी है, यानी 6 शिफ्ट हो चुकी है, 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आज तक 2 ही हमें फुल फॉर्म देखने को मिली है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। टीपी ओसैप किस श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में दिया गया है, वो किस में दिया गया, एथलेटिक में दिया गया, ठीक है। संध्या गर्ग को किस खेल श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, तो बॉक्सिंग में दिया गया है। किस राज्य ने महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पिक फोर्स की शुरुआत की है, तो गोवा पुलिस ने हमारा पिक फोर्स की शुरुआत की है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि पंचायती राज्य में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है। हमारा जो पंचायती राज है तो महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण मिलता है, यानी 1/3 हमारा महिला को आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। हमारा जो वक्र त्रिज्या है और फोकस में क्या संबंध है, वो हमारा r = 2f, ये हमारा संबंध है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जन्म का प्रकार नहीं है, यानी लैंगिक पूछ रहा है, अलैंगिक नहीं। देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा क्या है हमें, वो आपको बिल्कुल भी कम आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब अलैंगिक जनन 6 प्रकार की होती है, ठीक है। देखो अलैंगिक जनन कौन कौन से कह सकते हैं, देखो मुकरण हो गया, विखंडन हो गया, पुनर्जनन हो गया, खंडन हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया और बीजाणु का बनना, ये 6 प्रकार से अलग जनन हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आलू का आयोडीन के फूल को गिरने पर जो हिस्सा आयोडीन के बेल के संपर्क में आता है, वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है, ठीक है ना।
आलू पे जैसे आयोडीन का फूल गिरने पर उसका जो आयोडीन के बोल के संपर्क में आ जाता है, उसका जो उपस्थिति कारण जो कारण नीला और लाल हो जाता है। तो स्टार्च की वजह से, किसकी वजह से? स्टार्च की वजह से। आलू में जो स्टार्च सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, वो भी आपको याद करना है। पौधे में गैस विनिक किसके कारण होती है? वो गैस, पौधे में जो गैस विनिक होती है तो किसके कारण होती है? स्टोमेटा, जिसे हम रंध्र बोलते हैं, के द्वारा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने में पानी मल प्रदूषण के संकेत हैं? यानी जो पानी होता है हमारा, जो पानी नहाते और पीने हैं, उसमें कौन सा बैक्टीरिया है जो प्रदूषण का संकेत है? उसे क्या बोलते हैं? ई कोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। साइक्लोहेंस अणु में सी बंध और एच बंध मिलकर कितने सहायक बंध बनाते हैं? देखो अणु में देखो सी कितनी बार है? सी हमारा 6 बार है। देखो 1 2 3 4 5 6, सी 6 आ गया। अब देखो एच क्या है? एच हमारा 12 यानी 12 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें सहयोगी बंध कितने बनते हैं? वो हमारे 18 बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने का क्लोरीन व अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? यानी हमारा जैसे बुझा हुआ चूना है, उसमें क्लोरीन का, जैसे क्लोरीन डालते हैं तो अभिक्रिया क्या होगी? यानी हमारा जो बुझा हुआ यानी Cl2 यानी क्लोरीन होता है, उसमें अब बुझे हुए चूने का CaOH2 होता है। अब इसमें अब दोनों की अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? यानी CaOlCl प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? हमारा जो एक जिका डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी अभिक्रिया कहलाएगी, क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसमें होता क्या है? जिसमें क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर, यानी हमारा ब्लीचिंग पाउडर एक अभिक्रिया, यानी 2 प्रोडक्ट बनाने पर एक सिंगल मिल रहा है, ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं? यानी हमारा जो कार्बन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं? वो हमारे 2 होते हैं, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्गन, सल्फर, फास्फोरस और नियॉन में किस तत्व के अणु में उच्च परमाणुता होती है? तो उच्च परमाणुता किसकी होती है? सल्फर की होती है। किसकी होती है? उच्च परमाणुता, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से विद्युत मोटर का कौन सा भाग नहीं है? अब देखो विद्युत मोटर का क्या होता है? कंडक्टर होता है, फिग मैग्नेट होता है, ये नहीं होता, आर्मेचर, ये नहीं होता, ठीक है। 4 ऑप्शन ऐसे करके दिए थे हमें। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अभिक्रिया में जल में विलयन का पदार्थ बनता है? जैसे ऐसी कौन सी अभिक्रिया है वो जल में, वो किस अभिक्रिया में जल में विलय का पदार्थ बन जाता है? वो कौन सी होती है? अवक्षेपण विधि होती है, ठीक है। आगे चलते देखो यहाँ पे क्या है? देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा था, 2 शिफ्टों में बाएं हाथ का क्वेश्चन पूछ गया है। तो पूछा क्या था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। देखो अब इसमें से क्या पूछ सकता है? जो हमारा अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है? उंगली होती है वो क्या दर्शाता है? देखो हम अंगूठे की बात करते हैं, हमारा जो अंगूठा होता है, जैसे मैंने देखो कितना प्रॉपर तरीके से आपके लिए कितनी मेहनत की गई है, तो साथ ही 1 लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि साथ ही आपके लिए जो अब परिणाम है, मेहनत है, देखो आपके सामने है कितनी मेहनत है। देखो इसका हाथ भी है, कौन से दिशा दर्शा रहा है, तो आप जानते हो कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। अगर हम अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठा हमारा क्या दर्शाता है? बल को दर्शाता है, ठीक है। वहीं हम बड़ी उंगली की बात करते हैं, अंगूठे के पास जो उंगली होती है वो किसको दर्शाती है? क्षेत्र या तर्जनी को दर्शाती है। वहीं उसकी बीच की माध्यम की बात करते हैं, जो उंगली होती है उन्हें धारा को दर्शाती है, ठीक है। ये हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होगा। साथ ही देखो अभी तक क्या हुआ था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाया गया है। आने वाली शिफ्टों में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे मैंने दाएं हाथ का नियम भी याद करिए, ठीक है। अब जैसे क्या होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जैसे उर्सातन है, दाएं हाथ का देखो यहाँ पे क्या होता है? उंगली हमारा माध्यम दर्शाती है, क्या होती है? माध्यम यानी धारता दर्शाती है। वहीं तर्जनी कौन है? वो क्षेत्र दर्शाती है। अंगूठा क्या होता है? वही हमारा अंगूठा है जो बल को दर्शा रहा है, ठीक है ना। ये भी आपको देखो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो आपको याद करनी नहीं है। अगर आप इनको 2-3 बार 4 बार देखते हैं और ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन के बारे में मैंने देखो चित्र के साथ दर्शाया था, और फैक्ट होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे। यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे को लंबवत फैलाई जाएं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और एवं माध्यम चालक में रहने वाली धारा की दिशा में हो, तो वो उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। ये भी आपको याद रखना। साथियों अगर आपको देखो ये चीज़ आपको सब कुछ पसंद आई हुई, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जब बेल आइकन प्रेस करना जरूर ना भूलें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो
फेज फर्स्ट और सेकंड दो खत्म हो चुकी हैं और लास्ट शिफ्ट बची है हमारी 17 तारीख की थर्ड। ठीक है, वो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन क्यों किया जाता है। हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उसको संतुलन क्यों किया जाता है। देखो द्रव्यमान संरक्षित हो, देखो दो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, क्या होती हैं, देखो यहाँ पे H+CO2 ले लूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया HO2 ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे द्रव्यमान 4 है तो इस यहाँ पे भी द्रव्यमान 4 होना चाहिए, यानी दोनों तरफ द्रव्यमान संरक्षित, यानी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। इसी को हम बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो इतना ही आपको याद करना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग क्यों किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्यों उपयोग किया जाता है, प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। आगे चलते हैं, कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के एगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, कौन सा होता है, आईयूडी, जिसे क्या बोलते हैं हम, डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है। हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है, पानी के कीटनाशक रहित पानी बनाने या कपड़ा उद्योग में कपास और नीलम के लिए विरंजक एजेंट के रूप में होता है। साथ ही देखो यहाँ पे क्या थे, दो ऑप्शन थे। देखो ये क्वेश्चन अलग है, पानी की कीटाणु रहित बनाने में, यानी पानी में जो कीटाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए। और सबसे सटीक इसका आंसर क्या था, कपड़ा उद्योग में कपास और नीलम के लिए विरंजक एजेंट के रूप में, इसका सटीक आंसर था। देखो पानी के कीटाणु में ये भी सही है, लेकिन इसका सटीक आंसर इन दोनों में से ये माना जाएगा, कपड़ा उद्योग वाला। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, कि उत्तर लेंस स्पेस को कहा जाता है। उत्तर लेंस स्पेस क्या कहता है, अभिसारी लेंस कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संतुलन समीकरण करें। देखो साथियों हम तीनों शिफ्ट का एक साथ एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा जो केमिकल रिएक्शन है उससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, Al2SO3 प्लस Bal, तो ये कौन सी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हो गई। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट है, जो इसे बैलेंस करने पर क्या आएगा, तो इसे बैलेंस करने पर ये हमारा क्या आएगा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3BaCl2, यहाँ पे यह अभिक्रिया बनेगी। ठीक है, तो अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन था कि नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होता है, तो कौन सा होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड आदि होती हैं। ठीक है, ये भी आपको देखना है कि किस जंतु में लिंग का निर्धारण समानता नहीं हो पाता था। जैसे हमारा किस जंतु में लिंग का निर्धारण नहीं हो पाता, तो कौन सा हमारा घेंगा आंसर हो जाएगा। तापीय प्रतिरोध निर्भर करता है, हमारा जो तापीय रोध है किस पर निर्भर करता है, कंडक्टर के लंबाई और क्षेत्रफल पर। ठीक है, आगे चलते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय मात्रा क्या है, किलोवाट घंटा, जैसे किलो, ठीक है, किलोवाट घंटा हो जाएगा, किलोवाट घंटा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो AuCu, जिंक, Hg, इनमें से अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। देखो यहाँ पे क्या होता है के, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, केदारनाथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऐसे यहाँ पे अभिक्रिया, देखो यहाँ पे क्या सबसे बड़ी, यहाँ पे क्या हो, देखो पोटेशियम, सोडियम, लेंथिना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद टिन, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो इसमें क्या होता है, अभिक्रिया यानी व्यवस्था बढ़ते क्रम में दर्शन है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। 16वें ग्रुप में अधात्विक गुण किस में सर्वाधिक होता है। देखो 16वें ग्रुप का नाम क्या है, ऑक्सीजन परिवार कहते हैं हम उसे, और सबसे सर्वाधिक अधातु कौन सा है, वो हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है। हमारी जो संघीय प्रणाली है वो किसके अंदर आती है, संवैधानिक उपचार के अंदर आती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तो पौधे में रक्षक कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। हमारा जो पौधा होता है उनमें जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य क्या होता है, रंध्र को खोलकर बंद करके वात पोषण के दर नियंत्रण करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि प्रकाश की किरणें दर्पण के अविलंब पर आपतित होती हैं तो प्रवर्तन का कोण क्या होगा। देखो आपतित कोण और परावर्तन का अभिलाष, अगर अभिलाष से कोई ला रही है तो वो 0 डिग्री होगा, क्या होगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्र के पानी का रंग ब्लू किस प्रकाश घटना के कारण दिखाई देता है। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे समुद्र का जो रंग है वो ब्लू किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्ति के कारण। तो साथ ही दो क्वेश्चन घुमा के बोला है, लेकिन आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन का, मानव शरीर की कौन सी कोशिका का
अपना आकार बदलती है, यानी मानव की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका आकार वो अपना आकार बदलती रहती है, यानी WBC हमारा अपना आकार बदलती रहती है। जैसे WBC की फुल फॉर्म क्या, श्वेत रक्त कर्णिकाएं होता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है वो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। उपनिषद में उप का क्या अर्थ होता है, उपनिषद में उप का अर्थ निकट यानी समीप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि दुर्लभ बीमारी दिवस कब मनाया जाता है। हमारा जो दुर्लभ बीमारी दिवस है कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। और देखो 28 फरवरी में एक और मनाया जाता है, वो क्या मनाया जाता है 28 फरवरी को दिन, और जैसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, मैं थोड़ी आपको हिंट भी देता हूँ कि नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करता भी हैं वो, तो वो क्या है मनाया जाता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है वो भी आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन का, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया, वो कब बढ़ाया गया है, जून 2021 में, कब तक है, जून 2022 के 3 माह के बढ़ाया गया, ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया है, तो कब अपनाया गया है वो हमारा 26 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को बनाया गया, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अपनाया कब गया था, 2649 को, और लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 को। दोनों ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। खुदी सिंचाई परियोजना किस राज्य का है, खुदी सिंचाई परियोजना है वो किस राज्य की, हमारे महाराष्ट्र की है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो हमारा उत्पादन शुल्क है वो कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष कर आयकर निगम का उपहार कर है, और अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर, उत्पादक कर, वस्तु सेवा कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, ये हमारे कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के तहत दी गई, 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो किया गया, ठीक है। वो लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया था, ये भी आपको याद करना, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर्याय शिक्षा ले को लॉन्च किया गया है, तो किसने, वेस्ट बंगाल, हमारा पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने के लिए प्रतिबंध किया गया, पेटीएम पेमेंट बैंक पर नया प्रतिबंध लगाने के लिए अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आप नया खाता अकाउंट नहीं खोल सकते। सेल की स्थापना कब हुई थी, तो सेल की स्थापना 1954 में हुई थी, यानी सेल के अध्यक्ष कौन है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली, 8 बंगाली बोली जाती है, और सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है वो हमारी हिंदी बोली जाती है। कितने परसेंट बोली जाती है, 43.63% हमारी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। दोनों आपको, आम्र वर्षा कब होती है, हमारी जो आम्र वर्षा कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होता है, उसका समय होता है अप्रैल से मई माह में होता है, ठीक है। केरल तथा पश्चिमी तटीय मैदान में जो आम्र वर्षा होती है कब होती है, वो के ग्रीष्म ऋतु काल में होती है, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड 2022 में के पैरा शूटर खिलाड़ी को दिया गया है, तो वो कौन है, अवनी लेखराय। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विरोध में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, जल प्रभाव के साथियों। मैंने आज की वीडियो में 17 तारीख में टोटल 45 क्वेश्चन 45 करके 135 क्वेश्चन पूछे गए, और उनके अलग इफेक्ट भी ऐड किए गए, और मैंने एनिमेशन के साथ जैसे बाएं हाथ का नेम फ्लेमिंग के, दाएं हाथ का फ्लेमिंग के नेम, और अलग अलग बहुत से सारे चित्र हैं मैंने आपको एनिमेशन के साथ समझाए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और बहुत ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 18 तारीख में जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी ऐसी वीडियो अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो साथियों अब मैं देखो हमें भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आप ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बस यही मोटिवेशन हमारे लिए तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।